एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। जिंदगी से मेरी पहली मुलाकात। मैंने एक दिन जिंदगी को अपनी एक कविता सुनाई। ऐ जिंदगी, तू तो कभी मुझे दिखती ही नहीं, तू मुझे कभी दिखती ही नहीं, मगर मैं तुझे रोज देखती हूँ, मेरे हर शब्दों में, मेरे हर चित्रों में। मैं ललिता गोयनका, एक गीतकार, एक चित्रकार, आज मेरी ही अपनी एक कहानी का किस्सा बनकर आपके सामने हूँ। अपनी जिंदगी की कहानी हम खुद ऐसी लिख जाएं कि उसके नायक हम खुद बन जाएं। किरदार निभाएं कुछ ऐसा कि हर वो शख्स जो फख्र से सुने, पढ़े और सुनाए। यूं तो हमारी जिंदगी के किरदार शुरू हो जाते हैं जिस दिन आपका जन्म होता है। आप जिस दिन जन्म लेते हैं उस दिन आप माँ, बेटी, बहन, माँ, दादी, नानी, कई रिश्ते निभाते हैं। उन रिश्तों को निभाते निभाते शायद आप कहीं अपना खुद का वजूद, खुद का अस्तित्व कहीं खो देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वजूद मेरा और मेरा अस्तित्व था वहीं, पर शायद दिख नहीं रहा था। मुझे मेरा वजूद मिला मेरी जिंदगी के पड़ाव के आधे रास्ते पर। जब जिंदगी से मुलाकात हुई तो इतनी खूबसूरत मुलाकात हुई कि ऐसा लगा ही नहीं कि जिंदगी के आधे रास्ते पे मेरी उससे मुलाकात हो रही है। आपकी जीवन से मुलाकात और जिंदगी से मुलाकात में फर्क है। आपकी जीवन से मुलाकात होती है जिस दिन आपका जन्म होता है, पर जिंदगी से मुलाकात उस दिन होती है जब आप जिंदगी को सही मायने में समझते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। लिखने पढ़ने का शौक मुझे बचपन से था। मेरी कविताएं, मेरे लेख सरिता, धर्मयुग वगैरह मैगजीन में छपते थे। तो कहीं ना कहीं वो एक बीज लिखने का शुरू से कहीं ना कहीं था अंदर, और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई वो छोटा सा पौधा बना, फिर वो धीरे धीरे वृक्ष बनता गया। मेरी जिंदगी का पहला पड़ाव तब शुरू हुआ जब मेरा पहला भजन रिलीज हुआ, अपना लो मुझे बांके बिहारी। उसके शब्द और उस भजन को लोगों ने इतना सराहा कि मेरी उड़ान को एक नए पंख मिल गई। मेरी उड़ान को नए पंख मिले और फिर तो कुछ आगे पीछे देखना ही नहीं था। मेरी जिंदगी का सफर शुरू हो गया। सफर में चलते चलते मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि कलम ने मेरा हाथ और तुलिका ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। वे सभी भाव जो कभी कहीं मेरे शब्दों से मैं नहीं लिख पाती, उन्हें मैं चित्रों में उकेर देती। एक दिन हंसते हुए मेरी कलम ने मुझे कहा कि तुम अपनी जिंदगी के सफर में के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं लिखती हो। मैंने कहा, ऐसी जिंदगी जो लफ्जों में बयां हो जाए, ऐसी जिंदगी में बसर ही नहीं करती। जिंदगी दोस्तों कहने को है बहुत छोटी, मगर है बहुत बड़ी। इसके आयाम इतने हैं कि आप कितने भी ख्वाब बुन लीजिए, आप कितनी भी उड़ान भर लीजिए, कितने भी सपने देख लीजिए, कम है। मैंने मेरा पहला सपना देखा था न जाने कब, लेकिन जब वो सपना पूरा होने लग गया, धीरे धीरे जब मुझे उसमें नए नए बीज दिखने लगे, तो मुझे लगा हाँ अब वक्त है। किसी ने मुझसे पूछा कि आपने जिंदगी की शुरुआत इतनी लेट शुरू की, आपको कैसा लगता है। मैंने सिर्फ 2 शब्दों में कुछ जवाब दिया, उम्र की तो कोई उम्र ही नहीं होती, उम्र की तो कोई उम्र ही नहीं होती, उम्र के साथ होती है सिर्फ जोश और जुनून की सगाई। उम्र ने उम्र के हर एक पड़ाव को न जाने दी हैं कितनी ही चुनौतियां, मगर जोश और जुनून ने हमेशा ही है उन पर विजय पाई। मुझे शायर जी का एक शेर याद आता है, कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाएं, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। तो दोस्तों, देर है सिर्फ आपको उस वजूद को, आपके उस अस्तित्व को पहचानने की। सपने देखिए, उड़ाने भरिए। सपने से एक बात याद आई। मैंने, ये सन 1991 की बात है, मैंने एक पेंटिंग बनाई थी। तो शुरुआती महीनों में मेरी सगाई हो गई थी 1991 में, और जून में मेरे पति का जन्मदिन आता है, और मेरी शादी होने वाली थी साल के कुछ अंतिम महीनों में, 7-8 महीने के बाद। मैंने आदतन तौर पर मैंने एक कार्ड बनाया जो मैं हमेशा मेरी चित्रकारी में उकेरा करती थी। तो मैंने एक घर की तस्वीर बनाई और मैंने उनको वो कार्ड भेज दिया।
उन दिनों मेरे पति ऑस्ट्रेलिया में प्रवास कर रहे थे, वो कोई एडवांस कोर्स कर रहे थे। तो मैंने उनको कार्ड भेजा और फिर उसके बाद मैं उस तस्वीर के बारे में भूल गई। उसके बाद मेरी शादी के बाद मैं मुंबई आई और 13 साल तक हम मुंबई में रहे। फिर हमारा बैंगलोर हमें जाना पड़ा, अब मैं बैंगलोर में रहती हूँ। बैंगलोर जाने के बाद 2008 में हमने नया घर बनाया। मैं जब भी उस घर को देखती, मुझे लगता मैंने ये घर कहीं देखा है। तो मैं कभी-कभी घर वालों से साझा करती मेरी इस सोच को कि ये घर मेरा कहीं देखा हुआ लगता है। तो सब थोड़ा मुझ पर हँसते, थोड़ा ऐसे मस्खरी करते कि अच्छा कहाँ देखा है, क्या है? लेकिन मैंने धीरे-धीरे उनको बोलना बंद कर दिया क्योंकि मुझे लगा वो शायद सोच उनको थोड़ा तंग करती है। एक दिन मैंने ऐसे ही मैं साधना में बैठी थी। मैं विपश्यना गोयनका फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ। साधना हमारे परिवार का एक अभिन्न अंग है। तो साधना में बैठी थी तो ऐसे ही मुझे ख्याल आया कि अरे इस घर की तो मैंने एक तस्वीर बनाई है। तो उन दिनों हमने बॉम्बे का घर बेचा नहीं था, तो मैंने मेरे केयरटेकर को बोल के मेरी पेंटिंग मँगवाई और जब मैंने फ़ोल्डर खोल के देखा तो मैं स्तब्ध रह गई। वो हूबहू वही पेंटिंग थी, हूबहू जैसे आज के दिन मेरा घर है। तो देखिए सपने, अगर आप सपने देखते हैं वो ज़रूर साकार होंगे। बड़े सपने देखिए तो उनका बड़ा रिज़ल्ट आएगा। मेरे साथ बहुत अच्छी बात ये रही कि कलम और तुलिका हमेशा मेरे साथ चलती रही। अब अभी लोग कहते हैं कि नारी के 9 रूप होते हैं और वो 16 श्रृंगार करती है। देखिए एक नारी के जो 9 रूप गिने गए हैं, वो 9 रूपों में आप नारी के सौंदर्य को बाँध ही नहीं सकते। उसके रूप को, उसके सौंदर्य को। जब जब वो बचपन से जब वो बड़ी होती है तब श्रृंगार एक उसके जीवन का विभिन्न अंग होता है। ये बिंदी लगा लिया, ये हमने अंगूठी पहन ली, सिंदूर लगा लिया, वो श्रृंगार नहीं है। तन का श्रृंगार आपके मन के श्रृंगार से बहुत अलग होता है। मन का श्रृंगार क्या है? एक माँ है जो अपनी बच्ची को 2 चोटी बाँध के, रिबन बना के, सुंदर से राजकुमारी सी बना के स्कूल भेजती है। तो उस बच्ची के सौंदर्य में भी उस माँ का सौंदर्य झलकता है। उस बच्ची को तो अभी तो पता भी नहीं कि सौंदर्य क्या होता है। तो ये जो सौंदर्य है, ये नारी के हर एक काम में, हर एक गतिविधियों में दिखता है। छोटा-सा उदाहरण है, जब आप खाना खाने के लिए बैठे हैं, आपके घर की नारी, घर की लड़की आपको जब भोजन परोसती है, तो वो सब्ज़ी के ऊपर थोड़ा-सा हरा धनिया डाल देती है। आप देखिए, एक छोटी-सी सोच है कि उसे लगता है कि खाना सुंदर दिखेगा, आकर्षक दिखेगा, तो मेरे घर वालों को अच्छा लगेगा। ये किसी का सौंदर्य नहीं है, ये उस लड़की का, उस नारी का सौंदर्य है जो उसके भोजन में भी दिखता है। वह एक छोटा-सा गुलदस्ता बना के रूम में रखती है। घर को सजाने की जो उसकी प्रवृत्ति है, वो साफ दिखती है। तो ये जो नारी का सौंदर्य है, उसकी जो सुंदरता है, उसे बनाए रखिए। किसी भी चीज़ की गहराई में जब आप जाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप शिद्दत से उसे पाना चाहते हैं, तो मंज़िल दूर नहीं है। मुझे पंडित आनंद शर्मा जी की 2 लाइन याद आती है। मैं गोताखोर हूँ, मुझे गहरे जाना होगा। मैं गोताखोर हूँ, मुझे गहरे जाना होगा। तुम तट पर बैठ भंवर से बातें किया करो। जो मिला नहीं, उसकी धुन है मुझे। तुम जो मिला, सहेजो, घर में बैठे बातें किया करो। तो घर में बैठकर बात करना बहुत आसान है, लेकिन जो नहीं मिला, उसको पाने की खोज के लिए अगर आप निकलते हैं, तो आपको कामयाबी हासिल होगी ही। जोश, जुनून और जज़्बा के साथ एक बहुत अहम अंग है, जो होता है आपके परिवार का। जब भी आपका परिवार आपके पीछे संबल की तरह खड़ा होता है, तो अगर आपके 2 पंख हैं, तो आपको लगता है मेरे तो अनगिनत पंख हैं, मैं कहीं भी उड़ूँ, कहीं भी जाऊँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। मैं जब शादी होकर के गोयनका परिवार की एक बहू बनी, तो अचानक ऐसे लगा जैसे कोई एक धर्मनिष्ठ परिवार से धर्मनिष्ठ के श्रेष्ठतर परिवार का एक हिस्सा बन गई हूँ। बचपन में मेरे माँ-बाप ने संस्कार और संस्कृति का संदूक ऐसे खोल के सामने रख दिया कि जितने चाहिए उतने ले लो। और यह यात्रा मेरी जारी रही शादी होने के बाद भी। मेरे श्वशुर, पिता सरीखे श्वशुर श्री श्याम सुंदर जी गोयनका साहित्य जगत के नामी गिरामी हस्ती, लिखने में, पढ़ने में अव्वल पारंगत।
मुझे लगता है मुझे साहित्य तो शायद विरासत में ही मिल गया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ लिखने को मिला। नया परिवेश, नया घर, नया शहर, लेकिन कभी भी मेरी कलम ने अपने मायने नहीं बदले। शायद वो परिवेश के साथ में उसके अक्षर परिवर्तित होते गए, लेकिन ज़िंदगी का जो एक मकसद था, वो दर-बदर चालू रहा। तो जैसा मैंने बताया कि मेरा पहला भजन जब रिलीज़ हुआ 2020 में, लोगों ने बहुत सराहा। उसके बाद बस गीत लिखने की, गज़लें लिखने का जो सफ़र था, वो चलता गया। बीच में कई नामी-गिरामी हस्तियों से मुलाकात हुई, कई अच्छे नामी-गिरामी गायक और उस्ताद गाने गाने के लिए आगे आए। अभी मैंने हाल ही में एक एल्बम किया है हैरत, एंड मुझे बताते हुए ये खुशी होती है कि हैरत को अब तक 5 अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। उस्ताद शुजात खान सर के साथ जब मैं ये गज़लें कर रही थी, तो मुझे सर की एक बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ललिता जी, मैंने इतने गीतकारों के साथ काम किया है, इतने रचनाकारों के साथ काम किया है, लेकिन आपकी जो एक सोच है, वो मुझे इसलिए प्रेरित करती है क्योंकि एक औरत की सोच, वो बिज़नेस बैकग्राउंड से आती है, उसके साथ कितने रिश्ते उसके साथ जुड़े होते हैं। सबको निभाते-निभाते भी अगर आप ज़िंदगी को और जीवन को एक कोई संदेश देना चाहते हैं, लोगों तक कुछ बातें पहुँचाना चाहते हैं, ये बात मुझे आपकी बहुत प्रेरित करती है। आपको 2 लाइन सुनाती हूँ जो सर को बहुत अच्छी लगी थी और एक एक संदेश देती है। हैरत होती है मुझे देख के दुनिया तेरी, कि नींद भी पूरी नहीं लेती है दुनिया तेरी। एक ही घर में है न जाने बसे कितने घर, करीब रह के भी है रहती दूर दुनिया तेरी। हैरत होती है मुझे देख के दुनिया तेरी। देखिए, एक छोटा-सा वाक्य है कि हैरत होती है मुझे देख के दुनिया तेरी। आज आज का हर इंसान, हर बच्चा इस स्थिति से गुज़र रहा है। सब ने अपने एक-एक कमरे में एक-एक घर बनाया हुआ है। इस कमरे से बाहर निकलिए, देखिए दुनिया कितनी बड़ी है, कितने सारे सपने हैं संजोने के लिए, कितना सारा काम है करने के लिए। एक और जो बात एक बहुत अहम बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो ज़िंदगी के इतने सारे किरदार निभाते-निभाते हम कहीं अपना वजूद भूल जाते हैं, अपना अस्तित्व भूल जाते हैं, वो हम भूलते नहीं हैं। सिर्फ़ मुझे लगता है कि हम शायद उसको देखते नहीं हैं। वो हमारे आस-पास ही इर्द-गिर्द ही घूमते हैं, इर्द-गिर्द ही नज़र आते हैं। अपने अस्तित्व को पहचानिए, अपने वजूद को पहचानिए और जो चाहिए बस उस पर लग जाइए। एक बार आप कोई रास्ता तय करने लग जाएँगे, मंज़िलें खुद ब खुद आपके सामने आएँगी। ठीक वैसा ही जो मैंने किया। एक मेरा पसंदीदा एक वाक्य है जो मैं कहती हूँ, ऐ हुनर अब हमने तेरे दरीचे खोल दिए। ऐ हुनर अब हमने तेरे दरीचे खोल दिए, ऐ हवा अब बारी तेरी है। मैंने तो कलम और तुलिका के माध्यम से मेरे जीवन के हर पन्नों को खूबसूरत शब्दों से, खूबसूरत चित्रों से खूबसूरत बना दिया। अब बारी आपकी है।